हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, हम बात करेंगे हीट के बारे में, जो कि जनरल साइंस के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊष्मा। और इस टॉपिक की बात करें तो ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे पुलिस का हो। हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा जो होती है, हीट, इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या होती है। अब इसके लिए ऑप्शंस है 4.2 इंटू 10⁻² जूल, या फिर 4.2 इंटू 10⁻4 जूल, या फिर 4.2 इंटू 10⁻3 जूल, या फिर 4.2 जूल। तो फ्रेंड्स, 1 किलो कैलोरी की बात हो रही है, तो इसकी मान होती है 4.2 इंटू 10⁻3 जूल होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखो 10⁻3 है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रेंड्स 1 जूल। एक सेकेंड, देखो थोड़ा ढंग से मैं लिख देती हूँ। 1 जूल मैंने लिखा। अब बताओ इसमें कितनी कैलोरी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद है तो आप तुरंत कह दोगे कि 0.24 कैलोरी होती है। कैलोरी को कैसे एक बार डिनोट कर लेती हूँ। तो देखो 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, 0.24 होती है। अब मुझे बताओ कि एक कैलोरी जो है इसमें कितने जूल होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक कैलोरी जो होती है इसमें जूल होते हैं 4.18 जूल होते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, 0.24 कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। और 1 किलो कैलोरी, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, किलो कैलोरी की बात हो रही है, तो 1 किलो कैलोरी में होते हैं 4.2 इंटू 10⁻3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप किसके द्वारा मेजर किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा, या फिर ये तापमापी पायरो तापमापी द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा, या फिर वाष्पन दाब की तापमापी के द्वारा। तो देखो फ्रेंड्स, सूर्य जो होता है ना, सन की बात करते हैं, तो देखो आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता देती हूँ। सूर्य का जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत हाई होता है। और जब जब हाई टेम्परेचर की बात हो तो हाई टेम्परेचर को पायरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, और अगर लो टेम्परेचर की बात होगी तो उसको क्रायोजेनिक मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मान में वैल्यू बतानी है, मानव शरीर का सामान्य ताप बताना है, सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर बताना है, और किस में बताना है, केल्विन मान में। ऑप्शन है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 310 केल्विन, या फिर 300 कैलोरी। 300 कैलोरी नहीं, 300 केल्विन। तो फ्रेंड्स देखो, केल्विन में पूछा गया है, जो कि होता है 310 केल्विन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और मानव शरीर यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसके नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए सेल्सियस में पूछा जाए, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ये 37 डिग्री तो हो जाएगा सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मानव शरीर का जो सामान्य मतलब टेम्परेचर होता है ना, इसको मेजर करने के 3 स्केल होते हैं। सेल्सियस को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को कैसे, ये 3 स्केल होते हैं। तो सेल्सियस में टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हीट की यूनिट होती है। आपसे यूनिट पूछी गई है हीट की। इसके लिए ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, उस अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। क्योंकि देखो हीट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट भी होती है, सीजीएस यूनिट भी होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। तो इसके लिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, जिसके लिए ऑप्शन है जूल, ओम, एम्पियर, या फिर वोल्ट। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल करेक्ट आंसर है। और जो ये हीट की यूनिट है ना, जूल की बात करें तो कौन सी यूनिट है फ्रेंड्स, एसआई यूनिट है। अब यहाँ पे बात करें सीजीएस यूनिट की, बात करें सीजीएस यूनिट की, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है सीजीएस यूनिट कौन सी होती है। एक तो होती है कैलोरी, है ना, एक तो कैलोरी होती है, और एक होती है किलो कैलोरी, है ना, इतना ध्यान रखना है। सीजीएस यूनिट कौन कौन सी होती है, कैलोरी और किलो कैलोरी, और एसआई यूनिट होती है जूल। तो आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप। अब फ्रेंड्स न्यूनतम संभव ताप पूछा है, जिसके लिए यहाँ पे देखो नॉर्मल, वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री
सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत दे रखा है क्योंकि यहाँ पे -373 नहीं होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके जो अणु होते हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके जो अणु होते हैं ना, उनकी जो चाल होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी स्पीड बढ़ जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे तापों को किसके द्वारा मेजर किया जाता है। यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स, अत्यधिक ऊंचे तापों की बात हो रही है और इसके लिए ऑप्शन है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा, ताप युग्म तापमापी के द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा, या फिर नाइट्रोजन गैस तापमापी के द्वारा। इसको हम मेजर करते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी से। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखे को बंद कमरे में अगर हम चलाएंगे तो इस केस में जो कमरे का यानी कि रूम का जो टेम्परेचर होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि अगर एक पंखा, कोई भी पंखा हो, वो अगर उसको हमने बंद कमरे में चला दिया ना तो कमरे का यानी जो रूम टेम्परेचर होगा ना वो बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताइए। सबसे अच्छा चालक बताना है ऊष्मा का। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं तो आंसर कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा चांदी। लेकिन अगर यहाँ पे पारा होता तो उस केस में क्या आंसर होता। सबसे अच्छा चालक पहले नंबर पे होता है पारा और उसके बाद होता है सिल्वर, बट यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं पारा नहीं है, इसलिए हमने चांदी पे टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। अब क्या पूछा है, बहुत अच्छा चालक, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पानी, ईंधन, बेंजीन, पारा। तो आंसर पता चल चुका होगा, पारा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपताज पदार्थ है, इनमें से कौन सा है ये बताइए। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थिलीन, कपूर, या फिर सभी। तो ये जो कपूर है ना, कपूर, ये ऊर्ध्वपताज पदार्थ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, दाब बढ़ने से किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, या फिर कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो फ्रेंड्स, दाब बढ़ने से द्रव का जो क्वथनांक होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य आपको बताना है। तापमान को कम करना, एक समान तापमान बनाए रखना, हिमताप को बढ़ाना, या फिर गलनांक को बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो होता है इसका कार्य क्या होता है कि एक समान तापमान को बनाए रखने का होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूर्य की सतह का ताप आपको बताना है कितना होता है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस है 600 केल्विन, 200 केल्विन, 7000 केल्विन, या फिर 6000 केल्विन। तो ये होता है 6000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य होता है, इसका बॉडी टेम्परेचर पूछा गया है कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, जिसके लिए ऑप्शन है 37 डिग्री केल्विन, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.4 डिग्री केल्विन, या फिर 90, हाँ डिग्री यही दे रखा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, इसके लिए आपको सारी चीज़ें याद होना चाहिए। जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, इसको मेजर करने के लिए 3 स्केल होते हैं, जो कि होता है सेल्सियस। सेल्सियस को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ। सेल्सियस में होता है नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और फिर दूसरा होता है फ़ारेनहाइट वाला स्केल, जिसके लिए बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन की बात करें तो के से मैंने डिनोट किया है, जिसके लिए होता है 310 डिग्री केल्विन। तो ये 3 होते हैं बॉडी टेम्परेचर। तो अगर सेल्सियस में पूछे तो 37, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98, और केल्विन में पूछे तो 310। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। अब इसका कारण बताइए। तो फ्रेंड्स देखो, होता क्या है, भाप से अधिक मतलब हाथ ज़्यादा जलेगा एज कंपेयर टू जो जल उबल रहा है उसके कंपेयर में। इसका रीज़न ये है
कि मतलब उसमें क्या होता है कि एक जो कहते हैं ना ल्यूटेंट हीट जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, ये अधिक होती है, इसी कारण से भाप से अधिक हाथ जलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वाष्प की गुप्त ऊष्मा बतानी है, ल्यूटेंट हीट के बारे में पूछा है, कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो 536, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है, लोहा, जल, सोना, बेंजीन। तो इनमें से जल की अधिक है, तो आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पे निर्भर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाष्पीय ये वायुमंडल या आर्द्रता पर, वह ताप पर, वायुमंडल पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी पे निर्भर करता है। एक्चुअल में देखो अगर यहाँ इनकी जगह कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे विकिरण होता, वाष्पीकरण होता है, इस तरह से करके होता, तो उस केस में हमारा आंसर होता वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, और ये सारे वाष्पीकरण के ही वो हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा संचरण की वह विधि बताइए जिसमें आपको बताना है कि भाई जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं, किसके माध्यम से कण गति नहीं करते, ये आपको बताना है। चालन, संवहन, विकिरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा विकिरण, करेक्ट आंसर है विकिरण। विकिरण जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं हिंदी में। और देखो रेडिएशन की बात करें, जो विकिरण है इसकी बात करें, तो ऊष्मा के संचालन के लिए मीडियम की इसको जरूरत ही नहीं होती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो ऊष्मा होती है ना, हीट, इसका जो संचरण होता है वो वेव्स के माध्यम से होता है, तरंगों के माध्यम से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेव्स की जरूरत है, इसको मीडियम की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कि सन होता है, सन सूर्य जो होता है, इसकी हीट जो होती है ऊष्मा, वो रेडिएशन मेथड से आती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके लिए देखो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल काफ़ी पूछते हैं। रेगिस्तान दिन में बहुत ही गर्म रहता है और रात को बहुत ही ठंडा होता है, ये किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये होता है रेडिएशन के कारण, विकिरण के कारण। अब यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं चालन और संवहन को। तो फ्रेंड्स चालन को हम हिंदी में मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, आंसर तो आप देख ही चुके हो, यहाँ ऑप्शन सी है, पर इसको डिस्कस करते हैं। चालन यानी, क्योंकि ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, कंडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, इसके माध्यम से देखना ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स हैं ये, है ना, और ये देखिए इसमें थोड़े बड़े बड़े मतलब कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें कितने हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें है 10 डिग्री सेल्सियस। अब कम किसके पास है, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो यानी कि इसको मैं थोड़ा डिनोट कर देती हूँ, हाँ इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, इस तरह से डिनोट कर देती हूँ। तो भाई ज़्यादा जिसमें है ना, वो क्या करेगा, कम वाले को काइनेटिक एनर्जी देगा, यानी कि कम वाले के, ज़्यादा वाले के पास से कम वाले के पास एनर्जी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो इससे क्या होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये कण है, ये भी तेज़ी से ऑसिलेट करने पर लगेंगे। लेकिन होगा क्या कि हीट का जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, हीट का तो ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो हीट का तो ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, कण, ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स उठ के इधर चले गए, बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल्स तो अपनी ही जगह पे रहेंगे, लेकिन बस काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं, हीट अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। और इसी को कहते हैं फ्रेंड्स हम कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंडक्शन आप देख चुके हो, अब संवहन की भी बात कर लेते हैं। संवहन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। इसमें क्या होगा, देखो जैसे मान लो फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्या है, ये मान लो ये रहा आपका हाथ है, ये है ना, तो ये मान लो फ्रेंड्स आपका हाथ है, और यहाँ पे देखिए ये एक मोमबत्ती जल रही है साहब मोमबत्ती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से और यहाँ मॉलिक्यूल्स जाएंगे, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, उसी को हम कहते हैं संवहन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। इतना ध्यान रखना है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रेफ्रिजरेटर होता है ना, इसमें फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, ये किसका उदाहरण है, ये संवहन कन्वेक्शन का उदाहरण ही है। देखो अब जैसे फ्रिज है, ये फ्रिज है, अब जो फ्रीजर पेटिका होती है इसको ऊपर ही ऊपर रखा जाता है, लेकिन पूरा फ्रिज ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसके माध्यम से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने जगह चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काले वस्त्रों के मुकाबले में श्वेत वस्त्र होते हैं वो अधिक शीतल होते हैं। रीजन बताइए इसका। फ्रेंड्स, इसका रीजन ये होता है कि जो वाइट क्लोथ्स होते हैं ना, श्वेत वस्त्र जो होते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसको वो परावर्तित कर देते हैं इस तरह से, तो वो इस कारण से शीतल ज़्यादा रहते हैं। और जो काले वस्त्र होते हैं वो क्या करेंगे, उनके पास मतलब कि जो भी प्रकाश पहुंचेगा वो उसको एब्जॉर्व करते हैं। अब एब्जॉर्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, उनमें ज़्यादा मतलब कि गर्मी महसूस होगी इस तरह से करके। नेक्स्ट देखिए, बिना ये बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, इसका कारण बताइए फ्रेंड्स। तो देखो इसका कारण, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। झील की तली पर बर्फ नहीं जमती है। देखो बर्फ की बात करें, देखो पहले मछलियों की बात करते हैं। अब देखो ये देखिए, ये है एक झील जिसकी ये है परत, है ना। अब यहाँ पे तो ये क्या बर्फ जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये जीरो टेम्परेचर बर्फ जम चुकी है, लेकिन यहाँ देखिए ये अंदर रहती है भाई मछलियाँ। तो बर्फ तो यहाँ जमी है ना, लेकिन मछलियाँ तो अंदर है, अंदर तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है ना। तो यहाँ पे इसके लिए बर्फ मछलियाँ जिंदा रहती है और बर्फ जमती है यहाँ ऊपर, नीचे कोई वो नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक जूल में कितने कैलोरी होती है, 0.24 कैलोरी। एक कैलोरी में बताया था 4.18 जूल होते हैं। और जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के स्केल जो होते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये होते हैं। अब देखो इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। एक सेकेंड, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये काफ़ी बार पूछा गया है कि कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होता है। तो फ्रेंड्स -40, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सेम होता है, बराबर होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कि ताप की ऐसा यूनिट होती है, वो होती है केल्विन है। और देखो 0 डिग्री केल्विन या फिर हम कहें -273.13 डिग्री सेल्सियस, ये परम शून्य ताप कहते हैं इसको, ये भी ध्यान रखिएगा। एवं इस तापमान पर पदार्थ के जो अणु होते हैं ना, अणुओं की गति लगभग क्या होती है, 0 होती है। अब केल्विन में व्यक्त ताप जो होता है उसको परम ताप कहते हैं। और स्वस्थ मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको अगर सेल्सियस में मेजर करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करेंगे तो 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे देखो, मानव शरीर का तापमान मापन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो मानव शरीर के तापमान का मापन डॉक्टरी थर्मामीटर से किया जाता है। केल्विन पैमाने पर जो परम शून्य ताप जो होता है इसका मान्य क्या होता है, 0 केल्विन होता है। अब रंगीन कपड़ा की बात करें तो ऊष्मा का अवशोषण अधिक करता है, ये भी ध्यान रखना है। और श्वेत कपड़ा होता है वो ऊष्मा का अवशोषण निम्न करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट देखिए, कोई पिंड ऊष्मा का न्यूनतम अवशोषण करता है अगर उसका रंग सफ़ेद और सतह चिकना हो तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि कोई भी पिंड सर्वाधिक अवशोषण करता है कब, जब उसका रंग या तो काला हो या फिर सतह खुरदरी हो, उस केस में वो अवशोषण ज़्यादा करेगा। और अवशोषण कब करेगा, सफ़ेद हो या फिर सतह चिकनी हो, इस तरह से। फिर धूप से बचने के लिए छाते पर सबसे ऊपरी जो रंग संयोजन होता है वो ऊपर तो मतलब कैसा होना चाहिए, सफ़ेद, और नीचे होना चाहिए काला। नेक्स्ट देखिए, काली वस्तुओं के लिए अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट, लकड़ी कांच वायु उन जो लकड़ी कांच है वो वायु उन सारी वस्तुएं ऊष्मा का क्या होती हैं भाई, जैसे लकड़ी हो गया, चाहे कांच हो गया और चाहे वायु हो गई, ये सभी जो होती हैं ये हीट की कुचालक होती है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर पूछा जाए चालक तो पारा, और बैड कंडक्टर, सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर पूछा जाए तो होता है लकड़ी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, पारा जो होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। पारा ऊष्मा संचरण यानी हीट ट्रांसमिशन जो चालन की विधि से होता है। और सबसे अच्छा, देखो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं किसके कारण होता है, कंडक्शन के कारण। और सबसे अच्छा चालक है किसका, हीट का। फिर देखो, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य जो है वो एक समान ताप को बनाए रखने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद कमरे में अगर पंखा चला दिया जाए तो उस केस में कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है, तो वायु कैसी होगी, गर्म होगी।
नेक्स्ट देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा सभी पदार्थों और द्रवों में होती है, सबसे अधिक होती है। इसी तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं, इसके रूप में ऊष्मा भंडारित रहता है। अब देखो, क्रायोजेनिक का मैंने बताया था, लो टेम्परेचर के लिए, निम्न टेम्परेचर के लिए यूज होता है, और पायरोमीटर होता है हाई टेम्परेचर के लिए। तो इस तरह से करके देखो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इस टॉपिक का थ्योरी सेक्शन देखना चाहते हो तो आपको देखो स्क्रीन पे इस तरह से आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से डायग्राम की हेल्प से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो यहाँ पे चैनल पे आप विजिट कीजिए, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं। देखो ये राजस्थान जीके के भी, अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पटवार हो, चाहे RAS हो, राजस्थान जीके भी बहुत अच्छे से हो चुकी है, आर्ट एंड कल्चर भी हो चुका है। देन ये इंडिया जीके की बात करें तो फ्रेंड्स, इंडिया जीके कंप्लीट है, साइंस कंप्लीट है, क्योंकि फिजिक्स ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, पहले मैं करा चुकी है, मैं फिर से स्टार्ट किया है। बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, वापस से भी मैंने 2 बार बायोलॉजी को कंप्लीट कराया है। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है, 1-2 टॉपिक बचे हैं, उनको हम कर लेंगे काफ़ी अच्छे से। तो देखो सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो मेन चीज़ क्या रहता है मेरा, कि मैं किसी भी तरह की फालतू की बातें ना करके, और मतलब कि मेरा टारगेट ये रहता है कि फालतू की बातें ना करूँ और टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी ना करूँ। इसीलिए बस यही है कि क्वेश्चंस पे फोकस रखना है, ताकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखो टाइम काफ़ी कम है फ्रेंड्स। रेलवे NTPC का आपको पता है 28 दिसंबर डेट फिक्स हो चुकी है। और अगर आप राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसकी भी डेट फिक्स हो चुकी है कि जनवरी से 10 जनवरी से पेपर होना ही होना है। पूरा फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। ये इतना कम टाइम बचा है कि इस टाइम पे आप जितना रिवीजन करोगे ना, एक क्विज के तौर पे लगाइए, चाहे टॉपिक वाइज लगाओ, चाहे मिक्स लगाओ, लेकिन जितना क्वेश्चंस करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। भूल जाओ थ्योरी पार्ट पढ़ने का टाइम नहीं रहा अब। तो चलो फ्रेंड्स, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया। तो चलो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।